नई दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 5 के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं जिसका नाम है शेरू Kingdoms and kings and a kitchen cart. जैसे शेरू को चैप्टर का नाम याद नहीं रहता, वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको याद रहता होगा किंगडम, किंग्स एंड अंडर रिपब्लिक। हमारे पीछे पीछे बोल दो कम से कम। Kingdoms, kings and early republic. हाँ, इतना आसान तो नाम है। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था राजाओं के बारे में। हम उसमें करीब बात कर रहे थे 3000 साल पहले का, और अब हम जो बात करेंगे 2500 साल पहले का। रिकैप करें क्या हुआ था। तो रिकैप में सबसे पहला जो हमने देखा था अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने देखा था, जो राजा लोगों की कोई प्रथाएं देखी थी। ऋग्वेद के जो फैक्शंस यानी जो कैटेगराइज किए गए थे लोगों के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर उसके बाद से हमने वर्णों की भी बात की थी। वर्ण भी बेसिकली उन कैटेगराइजेशन की ही को वर्ण बोलते हैं। एक सवाल शेरू, आपको क्या लगता है जो वर्ण सिस्टम है क्या सारे राजा मान लेते होंगे? नहीं सर, हमारे जंगल में तो नहीं होता ऐसे कुछ. हाँ, शेरू के जंगल में नहीं होता था। वैसे ही सारे राजा वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे। कई सारे राजाओं ने वर्ण सिस्टम में कई सारे चेंजेस किए थे। जैसे कई सारे राजाओं ने अपने आप को ब्राह्मणों के ऊपर माना था। कई सारे राजाओं ने पूरी तरीके से ये बोल दिया था कि सब लोग एक बराबर होंगे। कई लोगों ने बोला था कि पूजाओं में सब लोगों को शामिल होना चाहिए, चाहे शूद्र हो चाहे कोई कैसा भी हो, सबको शामिल होना चाहिए। कई लोगों ने बस ऐसे निकाल ही दिया था कि हम इस पूरे चीज़ को फॉलो नहीं करते। इंटरेस्टिंग तौर पे हम अगर ये देखेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी 7 सिस्टर्स में उतना ज़्यादा वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता था, और जो लीडर्स और कॉमन लोग हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डिफरेंस नहीं था, यानी वहाँ पे सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो एक बहुत सुंदर राज्य और सुंदर कल्चर माना जाएगा क्योंकि उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ नहीं थी, सब लोग एक बराबर रहते थे। अब वो चीज़ करीब 3000 साल पहले था। अब हम 500 साल बाद हम जनपद की बात करेंगे। जनपद जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, जहाँ पे लोग बस गए वो हो गया जनपद। जन का पद, और ये जनपद कई जगहों पे बने। अगर आप पेज नंबर 49 पे आओगे तो इधर आपके बुक में कई सारे जनपद के नाम दिए गए हैं। और सबसे पहले कुछ जनपद में से कुछ एज यूजुअल हमें साइट्स होते हैं, जनपद साइट्स होते हैं जहाँ से हमें कुछ कुछ बहुत पुरानी चीज़ें मिलती हैं। जैसे पेंटेड ग्रे वेयर मिला था, जहाँ पे एक काफ़ी पॉलिश्ड कटोरी टाइप का एक बाउल मिला था जिसको पॉलिश था, और उस पर कई सारे पेंटिंग्स की गई हुई थी जो कि नाम बताता अपने आप में। तो ऐसे कई सारे पेंटिंग्स मिली थी हमें पुराना किला से। और दूसरा है अतरंजी खेड़ा जो कि इटा के पास में है, वो भी दोनों उत्तर प्रदेश में है। और हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास में, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। और इन सारे साइड से हमें ये पर्टिकुलर बाउल मिला है जनपद में। सो जनपद की खास बात क्या थी, यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए, एक जगह पे गांव बसाना शुरू हो गए। एक तरीके से अपने आप में एक अलग सा छोटा सा गांव बनना शुरू हो गया। लेकिन ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे गांव को जो रूल करते थे वो रूलर होते थे। लेकिन कुछ राज्य, कुछ जनपद, राज्य अभी नहीं बोलेंगे, कुछ जनपद काफ़ी बड़े हो गए। तो वहाँ पे कुछ बड़े जनपद जो बने थोड़े अपने पैमाने के हिसाब से, वो बोले गए महाजनपद। वो एक तरीके से अपने आप मान लीजिए कि अर्लीस्ट शहर की तरह हो गए। जैसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में पढ़े थे, वो थे 4700 साल पहले। 4700 साल में से अगर आप 1500 घटा देंगे तो कितना बचेगा? बताओ बताओ बताओ। 3200. हाँ, तो 3200 साल। उसके बाद से करीब करीब हम ये जो बात करें 2500 साल, यानी जो ये शहर बना वो करीब करीब 2000-2500 साल बाद ये चीज़ सामने आई है। तो जब हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म होने की जो डेट है करीब करीब 3500 साल पहले। 3500 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी, और ये जो शुरू हुआ है करीब 2500 साल पहले। तो इस जो महाजनपद में लोग बड़े बड़े फोर्ट बनाते थे, यहाँ पे वेल डिफाइंड आर्मीज हुआ करती थी। और कई सारे इंपॉर्टेंट महाजनपद के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले था अवंती। अवंती में यहाँ पे लोगों को उनके सिक्के मिले थे अवंती के।
यानी यहाँ पे लोग करेंसी का यूज़ करना शुरू कर दिए थे। ये महाजनपद में नॉर्मली अभी तक हमने देखा बार्टर सिस्टम होता है नॉर्मली फॉर्म ऑफ। कई जगहों पे सील्स मिले थे हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, बट हमें इतना नहीं पता है कि वो सील्स करेंसी के फॉर्म में यूज़ होते होंगे कि नहीं। लेकिन जैसे आज हम लोग कुछ करेंसी को यूज़ करते हैं, वैसे ही जो महाजनपद में आर्मीज़ को जो सैलरी दी जाती थी वो करेंसीज के फॉर्म में दी जाती थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ कहाँ मिला था ये चीज़ इन लोगों को। अंग जो कि गंगा नदी के किनारे है, और यहाँ पे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉमर्स सेंटर माना जाता था, क्योंकि गंगा नदी एक ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी मानी जाती हैं। और जो उनके फर्टाइल लैंड्स है उनके पास में, जो गंगा नदी का बैंक है, वहाँ पे जो खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती थी। फिर अवंती के बारे में हमने बात किया। अवंती जो है आपका उज्जैन के पास में पड़ता है, और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? अवंती के पास, हाँ उज्जैन के पास गंगा नदी ना सर? नहीं, यहाँ पे सबसे पहले नर्मदा नदी यहीं आसपास में ही है। नर्मदा नदी के पास में विंध्य माउंटेन्स के पास में तो कुछ ट्रिब्यूटरीज जो कि गंगा नदी में मिलती हैं वो बहती हैं। फिर उसके बाद से अवंती के बाद गंधारा, ये आपका मिलेगा ऊपर जाइए इंदस नदी जो सिंधु नदी जिसको संस्कृत में बोलते हैं, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे सिंधु नदी के तट के पास ये गंधारा शहर मिला था, इसको महाजनपद बोलेंगे। और ये जो तक्षशिला जो माना जाता है वो यहीं पे यहीं पे था ये शहर। और यहाँ के जो वॉरियर्स काफ़ी फेमस हुआ करते थे, वॉरियर्स काफ़ी फेमस थे। यहाँ पे भी उनका सिक्का खुद का मिला था, और अपने आप में बहुत फेरोशियस वॉरियर्स और प्रीस्ट जो वहाँ पे थे गांधार रीजन के, वो काफ़ी नॉलेजेबल माने जाते थे। फिर कोसला है। कोसला का है शेरू? अगेन एक चीज़ याद रखिए, जितने भी अर्लिएस्ट सिटीज़ थे कहीं ना कहीं सिंधु नदी के तट पर या फिर गंगा नदी के तट पर यहीं कहीं पे मिले थे, या तो गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज और सिंधु। ये ट्रिक है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे, अगर हमें जनपद महाजनपद के बारे में देखना है कि कहाँ मिले होंगे तो यहीं थे। कुछ इंपॉर्टेंट राज्य जैसे मगध यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो इस वक्त के ऐसे राज्य यहीं पे मेजॉरिटी थे। और पाकिस्तान में जो एरिया है तक्षशिला का वो। सो कोसला जो है वो नॉर्थ वेस्ट मगध यानी बिहार में ये जगह है। बिहार के थोड़े से नॉर्थ वेस्ट साइड पे कोसला मिला था। यहाँ पे भी कोसला की करेंसी थी। फिर बात करते कुरु। कुरु में ये जो है हस्तिनापुर के पास में। हस्तिनापुर कहाँ था हमने जैसे बताया, मेरठ के पास में, इस वक्त का मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे पास में। कुरु में भी काफ़ी सारे करेंसीज मिले थे सिल्वर के। और फिर बात करेंगे मगध और वज्जी की। मगध और वज्जी के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मगध में डिटेल में जाएंगे और वज्जी को डिटेल में जाएंगे। पहले थोड़ा समझते हैं ये जो महाजनपद है इनके शहर कैसे थे। बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े स्किल्ड वर्कर को हायर किया जाता था। आर्मीज थे जिनको सैलरी में पे किया जाता था। फोर्ट कई रीजन से बनाए जाते थे। जो किले बनाए जाते थे वो दूसरे आर्मी से अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अंदर की जनता है उनको प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। आप भी जंगल के राजा, आपने कोई फोर्ट बनाया आज तक? नहीं सर, हमारी तो गुफा होती थी। हाँ, ये भी गुफा में रह सकते थे, लेकिन कई बार ऐसी होती थी ना कि मेरा राज्य सारे राज्यों से बड़ा कैसे। तो ये शान और शौकत की भी बात थी इसमें। तो जब शान और शौकत की बात होती है तो फिर लोगों ने भी अपनी एम्पायर को सबसे बड़ी, सबसे घोषित करने के लिए बड़े बड़े मजबूत फोर्ट्स बनाना शुरू कर दिए। इसमें हज़ारों की संख्या में लोगों को नौकरियां देना शुरू कर दी। स्किल्ड वर्कर्स इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। आर्मीज से प्रोटेक्ट करने का रीज़न था रूलर्स को लोगों को ठीक से कंट्रोल करने की जो चीज़ें थी उसके लिए, और कई सारे स्टोन्स, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी थी। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास, रूलर्स के पास पैसा कहाँ से आता होगा, क्योंकि ये हैवी इन्वेस्टमेंट वर्क है। जो छोटे मोटे नंबर ऑफ पीपल नहीं थे, इसमें करीब करीब हज़ारों की संख्या में लोग जो हायर किए जाते थे। अच्छी बड़ी बड़ी आर्मी होती थी कि जिसमें हज़ारों की संख्या में आर्मीज हायर किए जाते थे। तो उनको पैसा देने के लिए
लोगों ने टैक्स वसूलना शुरू किया। तो टैक्स कैसे वसूलना शुरू किया? इसमें कई सारे तरीके हैं जिससे टैक्स वसूलना शुरू किया। सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर से टैक्स वसूलना शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ उस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या में फार्मर्स होते थे। करीब करीब ऐसा माना था कि 90% जो वहाँ पे लोग थे वो फार्मर्स थे। तो जो फार्मर्स में उनको बटीदारी बोला जाता है, जो भाग शेरू आपको पता होगा, हमने ये एक चीज़ एक बार और इसके पहले बताया था, जो भाग यानी हिस्सा 1/6 जो पूरा खेती होती थी, खेती की जो उपज होती थी उसमें से 1/6 हिस्सा राजा का, ये भी एक तरीका होता था। फिर दूसरा होता था जो क्राफ्ट्समैन होते थे, उसमें उनसे भी टैक्स लिया जाता था। करीब उनसे हो सकता है पैसे के रूप में टैक्स नहीं लिया जाता, बट उनसे ये कहा जाता कि कुछ दिन कुछ वक्त आपको राजा के लिए काम करना पड़ेगा। टैक्सेस के फॉर्म में भी उनका उस तरीके से टैक्सेस था। फिर मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट से कई बार टैक्स लिया जाता था। जो हर्डर्स थे, हर्डर से पशुपालक से भी टैक्स लिया जाता। हो सकता है उनका कुछ पशु राज्य के लिए जाएंगे, जैसे घोड़े पालते होंगे तो राज्य के लिए जाएंगे। हाथी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था उस वक्त, तो वो जो हर्डर्स थे वो पालना शुरू हो गए होंगे। और हंटर्स और गैदरर्स भी टैक्स भरते थे राजा को। अब शेरू आप बताइए, हंटर और गैदरर क्यों भरते होंगे टैक्स? क्योंकि वो भी तो जनता के हिस्सा थे ना। लेकिन कैसे भरते होंगे? हंटर शिकारी करके खाल लेके आते होंगे हमारी। इसलिए हमने इनसे पूछा, मैंने कुछ नहीं बोला, शेरू ने बोला जो भी बोला। और भी बहुत सारे तरीके थे। हंटर्स और गैदरर्स कई बार फॉरेस्ट से कुछ ऐसे प्रोड्यूस भी निकालते थे जिसमें से कुछ हिस्सा वो राजा को हो जाता था। कई बार ज़मीन के अंदर से प्रीशियस मेटल्स निकलते थे तो वो राजा को हो जाता था। फिर एक और चीज़ की हम ऊपर देखेंगे कि इस वक्त फार्मिंग में भी कई सारे बदलाव आए थे। फार्मिंग में आयरन प्लव का यूज़ होना शुरू हो गया था। अब तक आयरन इतना एक्सटेंसिव यूज़ में नहीं था, हालांकि डैगर वैगर वेपन्स बनना शुरू हो गए थे, बट इस वक्त फार्मिंग में एक काफ़ी इम्प्रूव्ड फार्मिंग शुरू हो चुकी थी तब तक। और क्योंकि जो उस वक्त की मिट्टी थी उसको मोड़ना, उसके ऊपर फार्मिंग कर पाना हर जगह पे इतना आसान नहीं था। कुछ जगह पे था जो कि नदी के किनारे ऐसे बैंक्स होते थे, वहाँ पे आसान था फार्मिंग करना, बट सारे जगह पे फार्मिंग करना मुश्किल था। लेकिन जब एग्रीकल्चर के प्रोसेस में जब इनोवेशन होती है, कुछ नया आता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो उस वक्त ऐसा माना गया कि जो फार्मिंग में बहुत सारी इनोवेशन होना शुरू हो गई थी, जैसे प्लव का यूज़ होना। आयरन प्लव से जो खेत की खुदाई होती थी वो अच्छे से हो जाती थी। फिर दूसरा चीज़ आता है, वहाँ पे जो राइस की फसल होती थी, जो राइस की फसल उगाई जाती थी, ये जो उगाने वाली प्रक्रिया है, पहले क्या होती थी, बीज से उगाई जाती थी, यानी जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे रखा जाता था, बट ये हर जगह पे मुमकिन नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि सैम्पलिंग्स उगाना शुरू किया, यानी बीज डाला, छोटे छोटे जब पौधे उठ गए तो उन छोटे छोटे पौधों को उखाड़ के फिर ज़मीन में लगाना शुरू कर दिया। इस तरीके से जब सैम्पलिंग्स को लगाना शुरू किया, इस प्रक्रिया की वजह से लोगों की फसल ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई और फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। ऐसे कई सारे बदलाव देखे गए हैं। अब इस वीडियो को यहाँ पे विराम देंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है किसी टॉपिक पे हमें फोकस करके कुछ अलग वीडियोस बनानी चाहिए तो आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। कोई प्रतिक्रिया, कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम जब आगे तीसरे पार्ट में आएंगे तो उसमें हम मगध के बारे में बात करेंगे, वज्जी के बारे में बात करेंगे और भी देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।